Good morning, students. Today's topic is statistical time division multiplexing. Basically, you all know about the multiplexing technique. If we want to transmit, the number of sources want to transmit to through a single channel, they can use multiplexing technique to transmit their data from a single channel simultaneously. है ना. तो स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग जहाँ पर नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, नंबर ऑफ सोर्सेज अपने डेटा को एक ही चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं. ओके, तो STDM or statistical time division multiplexing is one method for transmitting several types of data simultaneously across a single transmission cable or line. Statistical time division multiplexing is often used for managing data being transmitted via a local area network or a wide area network. Okay, in these situations the data is often simultaneously transmitted from any number of input devices attached to the network, including computers, printers or fax machine. यानी कोई भी सोर्स कोई भी डिवाइस हो सकती है जो अपने डेटा को एक साथ साइमल्टेनियसली सारी डिवाइसेस अपने डेटा को आगे ट्रांसमिट कर सकती है. अब बात आती है कि स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग कैसे डिफरेंट है जो हमारी पुरानी कन्वेंशनल या सिंक्रोनस टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग से, है ना. अब जो हमारा सिंक्रोनस टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग होता था, जो आपने पहले भी स्टडी किया हुआ है, उसमें आप क्या देखते थे कि जितने भी सोर्सेस थे सबको एक टाइम स्लॉट रिजर्व कर दिया जाता था, है ना. ईच इनपुट हैज़ अ रिजर्व टाइम स्लॉट इन द आउटपुट फ्रेम. क्लियर. तो मतलब कंप्लीट हमेशा के लिए उसको एक टाइम स्लॉट दे दिया गया. सपोज़ कोई भी लाइन है, लाइन ABCDE करके कोई लाइंस हैं, तो इन सब सारी लाइंस को एक एक टाइम स्लॉट उनका फिक्स कर दिया. अब जब भी उनको डेटा ट्रांसमिट करना होगा तो अपने ही टाइम स्लॉट में वो अपने डेटा को आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं. बट प्रॉब्लम कहाँ पर है? इफ़ इन केस अगर किसी लाइन के पास कोई डेटा नहीं है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, तो उस पर्टिकुलर टाइम में जो उसका एलोकेटेड टाइम स्लॉट है वो क्या जाएगा, वो एम्प्टी जाएगा, है ना. तो वहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम स्लॉट का वेस्टेज हो रहा है. क्लियर. तो टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में ये प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर हम हर इनपुट को एक टाइम स्लॉट एलोकेट कर देते हैं, एक रिजर्व कर देते हैं हर इनपुट के लिए एक टाइम स्लॉट. तो जब भी उनके पास अगर डेटा नहीं है, लाइन खाली जा रही है, तो वो टाइम स्लॉट क्या हो रहा था, वेस्टेज हो रहा था. ये वाली जो प्रॉब्लम है, इसके ये प्रॉब्लम किसने दूर की? इसमें स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में. स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में हम क्या करते हैं, डायनामिकली एलोकेट करते हैं हम अपने टाइम स्लॉट्स को डायनामिकली एलोकेट करते हैं सारे इनपुट सोर्सेज को टू इम्प्रूव द बैंडविड्थ एफिशिएंसी. डायनामिकली एलोकेट करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी किसी भी सोर्स को अपने डेटा को आगे ट्रांसमिट करना होगा, उसी पर्टिकुलर टाइम पर उसको एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा टू ट्रांसफर इट्स डेटा. क्लियर. यानी ओनली व्हेन एन इनपुट लाइन हैज़ अ slots worth of data to send it is it given a slot in the output frame, है ना. जब भी किसी भी पर्टिकुलर लाइन पर कुछ डेटा होगा आगे ट्रांसमिट करने के लिए, तभी उसको एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा टू ट्रांसमिट द डेटा. अब जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, एक डायग्राम दिया हुआ है मैंने सिंक्रोनस टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग और दूसरा है स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग. सिंपल सिंक्रोनस टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में आप देख रहे हो यहाँ पर 5 लाइंस हैं, लाइन A, लाइन B, लाइन C, लाइन D और लाइन E. क्लियर. सबसे पहले फर्स्ट ड्यूरेशन में आप देख रहे हो जो पहला फ्रेम बनकर आ रहा है, उसमें लाइन A के पास डेटा था A1, लाइन B के पास डेटा था B1, लाइन C के पास कोई डेटा नहीं है, लाइन D के पास डेटा है D1, लाइन E के पास भी कोई डेटा नहीं है इस पर्टिकुलर टाइम में. क्लियर. तो आप देख रहे हो उसका फ्रेम कैसे बन रहा है, A1, B1 और बीच में एक ब्लैंक, फिर D1 और फिर ये ब्लैंक. ये जो दो ब्लैंक है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दीज आर द टाइम स्लॉट फॉर C एंड E. यानी ये दो टाइम स्लॉट यहाँ पर वैकेंट जा रहे हैं, एम्प्टी हैं, है ना. अब दूसरा आप देख रहे हो, जो दूसरा
आपका टाइम ड्यूरेशन है, उसमें आप देख रहे हो किस तरीके से लाइन ए के पास अब कोई डेटा नहीं है, लाइन बी के पास डेटा है, सी के पास भी कोई डेटा नहीं है, लाइन डी के पास डेटा है और ई के पास डेटा है। तो अब इसका फ्रेम देखिए किस तरीके से बन रहा है। जो ए का टाइम स्लॉट है वो एम्प्टी गया है ना, क्योंकि उसके पास कोई डेटा नहीं है। देन बी के टाइम स्लॉट में B2, सी के टाइम स्लॉट में डेटा नहीं है तो वो वहाँ पर एम्प्टी जा रहा है, और दूसरा D2 और E2। तो यानी यहाँ पर सिंक्रोनस टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में क्या हो रहा है कि अगर किसी लाइन के पास डेटा नहीं है तो उसका पर्टिकुलर टाइम स्लॉट एम्प्टी जा रहा है, जो कि क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम स्लॉट। क्लियर। अब इस प्रॉब्लम को दूर कर रहा है स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग। स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग में बेटा क्या हो रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर क्या होता है, जो मल्टीप्लेक्सर है वो सबसे पहले सारी लाइंस को चेक करता है एक एक करके। क्लियर। सबसे पहले उसने देखा लाइन ए को, लाइन ए पे अगर डेटा है तो ठीक है, वो टाइम स्लॉट दे दिया उसने और उसका A1 पहला स्लॉट में A1 ट्रांसमिट हुआ। अब बेटा आप देख रहे हो नेक्स्ट A1 के साइड में एक स्मॉल a मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है, A1 का हेडर। यानी यहाँ पर हमने क्या करा है, क्योंकि हम डायनामिकली एलोकेट कर रहे हैं टाइम स्लॉट, किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर कोई भी स्लॉट जो है वो हम किसी भी लाइन को दे रहे हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी लाइन का डेटा कहाँ पर है, कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है और कहाँ पर, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा डेटा कौन सी लाइन से है। तो हमने क्या करा, हर पर्टिकुलर लाइन का एक हेडर बना दिया है ना। अगर वो हेडर उस पर्टिकुलर डेटा स्लॉट के साथ आगे जा रहा है तो इसका मतलब वो ये आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ये जो डेटा आ रहा है वो इस पर्टिकुलर लाइन का है। फॉर सपोज यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, सबसे पहले पहली लाइन थी A1 ने अपना डेटा ट्रांसमिट किया विद इट्स हेडर स्मॉल a। क्लियर। मल्टीप्लेक्सर ने दूसरी लाइन चेक करी B1 पे भी डेटा है तो उसने B1 ट्रांसमिट कर दिया विद इट्स हेडर स्मॉल b। नेक्स्ट उसने चेक करा लाइन C। अब देखो C पर कोई डेटा नहीं है, तो C का जो कोई डेटा नहीं है तो उसने क्या करा, C लाइन को स्किप कर दिया। नेक्स्ट लाइन क्या है, D लाइन को चेक किया तो उसके पास डेटा है D1, तो उसने D1 ट्रांसमिट किया विद इट्स हेडर स्मॉल d। नेक्स्ट लाइन थी लाइन 5th E लाइन, उसने चेक किया कि वहाँ पर भी कोई डेटा नहीं है तो उसने उसको भी स्किप कर दिया। क्लियर। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब जैसे सिमिलरली दूसरा एग्जांपल, दूसरे अगर टाइम इंस्टेंट पर देखा, सबसे पहले उसने चेक करा लाइन ए पर कोई डेटा नहीं है, उसने स्किप कर दिया। नेक्स्ट उसने चेक किया लाइन बी पर डेटा है B2, उसने उसके हेडर के साथ आगे ट्रांसमिट किया स्मॉल b के साथ। फिर उसने चेक किया लाइन सी पर भी कोई डेटा नहीं है ना, स्किप हो गया। नेक्स्ट है लाइन D2 पर के पास डेटा है तो D2 के साथ ट्रांसमिट किया विद इट्स हेडर स्मॉल d। एंड देन E2 के पास E2 का जो डेटा है वो ट्रांसमिट हुआ विद इट्स हेडर स्मॉल e। तो इस तरीके से ये स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग वर्क करता है। क्लियर। और ये इस तरीके से डिफरेंट है सिंक्रोनस टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग से। क्लियर। सो वही जो मैंने कहा कि द मल्टीप्लेक्सर चेक्स ईच इनपुट लाइन इन राउंड रॉबिन फैशन, इट एलोकेट्स अ slot for an input line if the line has data to send, otherwise it skips the line and check the next line. Ab because of these properties, because of these characteristics, statistical time division multiplexing is more flexible method of TDM. With static TDM, the length of time allocated is not fixed for each device, but time is given to device that have data to transmit. Statistical time division multiplexing can also be used in telephone switchboard settings to manage the simultaneous calls going to or coming from multiple internal telephone lines. So, thank you. Okay.